Hello, namaste everyone. This is Rohan. I welcome you to the UPSC Civils Coach. And in this video, this is second part of the Science and Tech Marathon. इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, 2.5 घंटे का कुछ वो पार्ट है. ये गारंटी ज़रूर दूंगा कि अगर आपको साइंस आपने कभी किया नहीं है, उसका स्टैटिक नहीं किया, आपने PT 365 नहीं किया, आपने पूरे साल द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदी वाला जो भी न्यूज़पेपर हो, आपने अब तक साइंस के लिए कुछ भी ना किया हो तो भी आपका काम चल जाएगा. UPSC 2026 के लिए ये मैराथन प्लेलिस्ट है मेरी. आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में सर्च करें, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है 2026 प्रीलिम्स के लिए. वो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आएगा, अगर आपने वो किया है तो उसी वीडियो से UPSC प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चन बनेगा. ये गारंटेड चीज़ है. ओके, आज 17 तारीख है, राइट? यस, 2 दिन बाद विजन IAS का अभ्यास 2 का टेस्ट है. मैं गारंटी देता हूँ कि साइंस एंड टेक का जो भी क्वेश्चन वहाँ पर होगा ना, इसी वीडियो से आएगा. या फिर आप कोई भी टेस्ट दीजिए, कोई भी मॉक का टेस्ट दीजिए, आपको साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये मेरे वीडियो से ही मिलेंगे. ये सेकंड पार्ट है दोस्तों. बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मुझे कितना अनुभव है. ये सब जानने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है. आप वो सब जानने के लिए मेरे पुराने वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं. लेकिन अभी प्रीलिम्स बहुत पास है. 37 डेज़ वी हैव फॉर द UPSC प्रीलिम्स 2026. मेरा खुद का हमेशा UPSC प्रीलिम्स में हमेशा 110 प्लस स्कोर रहा है, 110 प्लस. एंड मैंने डर्टी ट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट लॉन्च की. आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर जो भी प्लेलिस्ट है UPSC प्रीलिम्स रिलेटेड, 3 प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च की UPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए. एक करंट अफेयर्स की, एक एलिमिनेशन टेक्निक्स की और एक CSAT पैसेजेस की. CSAT पैसेजेस की यहाँ पर मैं विदाउट पैसेज पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. वहाँ पर अभी 2 वीडियो आ चुके हैं 2025 और 24 का, और भी रिवर्स ऑर्डर में सभी वीडियोज़ लाने वाला हूँ 17-18 तक. एंड करंट अफेयर्स के सारे पूरे साल का करंट अफेयर्स, अभी साइंस एंड टेक का ही बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके किया है. आगे मैं कोशिश करूँगा कि एनवायरनमेंट का 1 शॉट में, इकॉनमी का 1 शॉट में, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का 1 शॉट में. प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, वहाँ से हर साल लोगों को पता नहीं है दोस्तों. अगर आप मे बी नए हैं तो बता दूँ कि 5 क्वेश्चन प्रेसिडेंशियल एड्रेस से आते हैं. तो चलिए मैं स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ. इस वीडियो का हमने टारगेट रखा है कि 500 प्लस लाइक्स. ओके, तो ऐसे करते हैं एंड आपको और एक पार्ट मिलने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड ज़रूर 500 लाइक्स का टारगेट करिए. लास्ट के जो इसका ये साइंस एंड टेक का पार्ट 2 है. पार्ट 1 का जो साइंस एंड टेक का वीडियो आ चुका था, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि 500 लाइक्स 24 आवर्स में 500 लाइक्स का टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया है. सबको इतना अच्छा लगा वीडियो, तो ज़रूर इस वीडियो को भी ज़रूर सपोर्ट करिए. पार्ट 3 मैं कल ही लेकर आता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए मैं स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और पूरा साइंस एंड टेक मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. ये भी कुछ 2 घंटे का शायद वीडियो है, तो ज़रूर इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट में अपनी क्वेरीज पूछिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय. नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी. ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज अ क्लिनिकल ट्रायल इन यूनाइटेड किंगडम, UK में क्या हुआ है कि एक सक्सेसफुल एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ है. वहाँ पर द ट्रायल सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड 8 बेबीज़ एट हाई रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस. ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस जो होते हैं ना दोस्तों, ये वो कम्प्लीटली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड पास ऑन होते हैं. वहाँ पर एज अ फादर का कोई रोल नहीं होता, बस मदर्स के थ्रू ही वो बच्चों के पास ऑन होता है थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन और माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी. ये जो थेरेपी है ना दोस्तों, इसकी मदद से सक्सेसफुली ये बेबीज़ को प्रोटेक्ट किया है. ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. एक तो पहले माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दे आर द टाइनी पावर प्लांट्स इनसाइड ऑलमोस्ट एवरी सेल. हर एक सेल में एक पावर प्लांट की तरह काम करता है, जो सेल की एनर्जी, मतलब दे जनरेट मोर देन 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल. ओके, मतलब ऑलमोस्ट सब एनर्जी जो है सेल की वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है. इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल DNA. माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA. एक सेल में खुद का DNA तो होता ही है सेल का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ये X जगह पर, तो उसके अंदर भी खुद का DNA होता है उसका, विच इज़ डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर DNA. न्यूक्लियर DNA मतलब सेल का DNA होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अलग DNA होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है.
ना कि किसी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कोई डिफरेंस या फिर फ़र्क नहीं होता, बस एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर उसका फ़र्क आता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ क्या होता है? व्हेन द माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा सेल्स क्या करने लगते हैं? डाई करने लगते हैं, मरने लगते हैं। और जब बहुत सारे ऐसे सेल्स ख़त्म होने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई ऑर्गन फेल हो सकता है। ओके, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ में एक्सक्लूसिवली, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस आर एक्सक्लूसिवली इनहेरिटेड फ्रॉम द चाइल्ड्स मदर। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है, 2021 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, वन मोर थिंग दोस्तों कि एक तो एक लेवल की तैयारी होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 2021 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आए, तो आपको PYQs इतने याद होने चाहिए कि मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा या फिर आपको कोई क्वेश्चन बताया, तो आपको बोलना आना चाहिए कि ये इस साल का PYQ है। ओके, ये अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पढ़ती है। इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको IVF टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसिंग अ वुमेन्स एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल DNA विद द डोनर्स हेल्दी वन। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड एम्ब्रियो कंटेंट्स। ओके, मान लीजिए पहले क्या होता है कि एक न्यूक्लियर DNA फ्रॉम अ मैन, एक इंसान से न्यूक्लियर DNA लिया जाता है, फिर न्यूक्लियर DNA फ्रॉम वुमेन, ये मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर ये चाइल्ड का पेरेंट हो गया। ओके, लेकिन वुमेन का माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो भी न्यूक्लियर DNA वो फॉल्टी है, तो उसको रिप्लेस करते हैं एक हेल्दी वुमेन के DNA से, माइटोकॉन्ड्रियल डोनर बोलते हैं उसको। ओके, तो ये जो बच्चा आता है ना दोस्तों, तो इसको क्या होता है कि ये 3 पेरेंट बेबी कहलाया जाता है। ओके, खुद मैन एंड वुमेन थे, ओके, उनका पेरेंट, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनर है वो भी अपना DNA देगा ना, तो इसलिए इसको 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं। सिंस द चाइल्ड बॉर्न विल हैव 3 डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल्स, उसको 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं। इसमें जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र MST करके, और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। ओके, ये जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है ना दोस्तों, ये फर्टिलाइजेशन के बाद वाला होता है, आफ्टर। एंड मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले। ओके, दैट्स इट, इतना ही फ़र्क है। यहाँ पर दोस्तों मैं अपना करंट अफेयर्स, आप जो PDF आपके सामने अभी ये देख रहे हैं, ये सारा करंट अफेयर्स मेरा। ओके, ये जो सारा करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं ना, तो ये मेरा पेड करंट अफेयर्स है। ये इसकी PDF, जिसके जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की PDF मिलेंगी, IR, इकॉनमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकॉनमी, सब कुछ। तो इसकी सारी PDFs हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। एंड इसको पार्ट सोर्सेज से मिलाकर मैंने बनाया, PT 365, PIB, हिंदू, इंडिया, ईयरबुक, प्रेसिडेंट्स एड्रेस वगैरह सब से मिलाकर बनाया। ये हार्डली यहाँ पर 300 पेज बोला है, लेकिन एक्चुअल में 100 शीट्स, ओके, मतलब 200 पेज, ओनली 100 शीट्स लगेगा, 100 पेज, उसमें मैंने एक करंट अफेयर्स कवर किया है। एंड गारंटी देता हूँ दोस्तों, 30 क्वेश्चंस तो आराम से आएगा यहाँ से। ओके, क्योंकि अभी का CDS का पेपर देखा मैंने, वहाँ पर 17-18 क्वेश्चन CDS में पूछे थे, तो ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चंस वो हमारे नोट से ही वहाँ पर आए। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपके सामने ही डेमो है, ये देखिए कैसे दिखने में भी कैसा है। आप इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं एंड उसकी मल्टीपल रिविजन्स भी कर सकते हैं। ओके, ये करंट अफेयर्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना है। ये मेरा ID यहाँ पर दिखा है, रोहन ऑफिस 1876, ये मेरा ID। ओके, तो वहाँ पर मैसेज करिए कि सर इंग्लिश करंट अफेयर्स या फिर हिंदी करंट अफेयर्स, आपको जिस भी मीडियम में चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एनिमल स्टेम सेल बैंक, बायो बैंक। ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा बायो बैंक है या फिर एंड लेबोरेटरी है विच इज़ इनैग्रेटेड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद में। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना इसके बारे में। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक प्रोजेक्ट करके, ये प्रोजेक्ट जो है इट इज़ लॉन्च्ड अंडर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ओके, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द UK बायो बैंक मॉडल के ऊपर इसको ये बेस्ड है। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के थ्रू लॉन्च किया गया था, ये फिनोम इंडिया का। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने में शायद नहीं, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बायोकेमिकल मार्कर्स। ये बायोकेमिकल मार्कर्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स produced through metabolic processes in body and are used by doctors for ascertaining disease risk. दोस्तों if you think I am too slow, then you can play this video at 1.5x or 2x according to your comfort. Okay, so ये बायोकेमिकल मार्कर्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी में शुगर होती है, लिपिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं।
ओके, तो इनका यूज़ करके डॉक्टर क्या होता है ना कि डिसीज़ कितना, मतलब मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके शरीर में कितनी शुगर है, इस मतलब वो शुगर के थ्रू वो पता चलता है ना कि डायबिटीज़ का रिस्क कितना है, कम है या फिर ज़्यादा है। इसको ही बायोकेमिकल मार्कर्स बोलते हैं। तो अभी क्या होता है कि हार्ट डिसीज़, इसका और एक एग्जांपल है कि हार्ट डिसीज़ की रिस्क कितनी है ये पता करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है। ओके, एंड फिर कंपोनेंट्स फॉर आइडेंटिफाइंग किडनी कॉम्प्लिकेशंस आर, जैसे कि ये अराबिटॉल, इनोसिटॉल, फिर राइबोथायमाइडाइन, ये जो चीज़ें हैं ये किडनी के रिस्क, किडनी का जो डिसीज़ है उसकी रिस्क कितनी है इसके लिए ये बायोकेमिकल मार्कर्स है। तो ये 3 बायोकेमिकल मार्कर्स का नाम ध्यान रखें, ये अराबिटॉल, इनोसिटॉल एंड राइबोथायमाइडाइन। ओके, तो ये 3 चीज़ें किडनी रिलेटेड बायोकेमिकल मार्कर्स हैं। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स है नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। ये नेशनल बायो फाउंड्री is an automated facility that rapidly designs, builds and optimizes engineered organisms by integrating DNA synthesis, gene editing। ये बायो E3 के पॉलिसी का कंपोनेंट है। ये बायो E3 पॉलिसी क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायो E3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड E3 मतलब 3 बार E है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, 1 2 3 पॉलिसी है। ओके, इट एम्स टू रिवोल्यूशनाइज बायोमैन्युफैक्चरिंग विच इंक्लूड सेक्टर्स लाइक प्रिसिजन बायोथेराप्टिक्स, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, फंक्शनल फूड्स वगैरह सब। ये कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है अल्फ़ा जीनोम। ये अल्फ़ा जीनोम क्या होता है, इसको गूगल के डीप माइंड ने लॉन्च किया है टू प्रेडिक्ट हाउ इंडिविजुअल म्यूटेशंस इन ह्यूमन DNA अफेक्ट देयर फंक्शंस एंड इम्पैक्ट आवर हेल्थ। ओके, ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं। अल्फ़ा फोल्ड क्या होता है, ये भी गूगल डीप माइंड ने ही दिया है, डेवलप किया है। विच प्रेडिक्ट्स अ प्रोटीन्स 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस के थ्रू ये प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है। C2S स्केल क्या है, सेल टू सेंटेंस स्केल, ये भी गूगल के डीप माइंड ने ही डेवलप किया है। एंड साथ में येल यूनिवर्सिटी, वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, ओके, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ये प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है, गूगल ने लॉन्च किया है टू एक्सप्लोर AI कंप्यूटिंग इन स्पेस यूजिंग सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये इसका एक्सप्लेनेशन बताने के लिए। अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ पर सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स में AI कंप्यूटिंग करने के लिए बस ये इस प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया, दैट्स इट। आयरन नोड करके ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, ध्यान रखिए इसको थोड़ा। आयरन नोड क्या है, ये गूगल का 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, TPU बोलते हैं, जिसको डिज़ाइन किया है टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द AI मॉडल्स। ओके, TPU क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है या फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, गूगल ने लॉन्च किया इसको। ओके, यहाँ पर दोस्तों और एक बार मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं एंड आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है चैनल के बारे में या फिर मेरे कौन से कोर्सेस है, तो यहाँ पर जिन लोगों को पता है वो थोड़ा आगे ले सकते हैं वीडियो को, लेकिन जिनको पता नहीं वो थोड़ा 30 सेकंड सुन लीजिए। मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, 300+ डर्टी ट्रिक्स का कोर्स है, प्रीलिम्स के एलिमिनेशन टेक्निक्स का। आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये कोर्स लेना चाहिए। ये कोर्स ख़त्म करने में आपको 3 दिन लगेगा, 3 डेज़, हार्डली 20 आवर्स का कोर्स है। ओके, पूरा 3 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 2011 से 25 तक के PYQs में लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये कोर्स लेने के लिए आपको मुझे इस टेलीग्राम ID पर मैसेज करना है। ये वीडियोज़ का कोर्स है, 20 घंटे का कोर्स है दोस्तों, 20 आवर्स का कोर्स है। इसको आपको करने में 3 दिन लगेगा, 3 डेज़, सेपरेट 3 दिन निकालिए आप इसको। अभी मान लीजिए आप टेस्ट कोई दे रहे हैं, UPSC का PYQ कोई अटैम्प्ट करें, मान लीजिए आपका 60 स्कोर आ रहा है। ओके, फिर 3 दिन दीजिए, इस कोर्स करिए, ये वीडियोज़ अटेंड करिए एंड फिर टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर आपको दिखेगा 100। एंड ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर इतने सारे लोगों ने बताया है कि सर मेरा स्कोर में ऐसा जंप है, वहाँ पर फीडबैक्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी ट्रू एंड ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ओके, सो ले सकते हैं, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। 40 मार्क्स का जंप देखने को मिलेगा आपको, एटलीस्ट 40 मार्क्स। एंड अगर आपको ट्रिक्स वगैरह इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना दोस्तों, तो आप इसमें से आराम से 60-70 मार्क्स भी ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स, जेवॉन्स पैराडॉक्स। वाओ, दिस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस दैट मेक्स रिसोर्स चीपर और मोर एफिशिएंट टू यूज़ ऑफन लीड्स टू एन
इंक्रीज इन डिमांड फॉर दैट रिसोर्स। एक्चुअली ये हमने डिस्कस किया है पहले ही लेक्चर्स में। ओके, फिर सॉलो पैराडॉक्स फिर भी बताता हूँ एक बार। जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या होता है दोस्तों कि हमेशा हमें लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या होता है कि एक रिसोर्स है तो वो उसका मतलब उसका यूज़ कम होगा या फिर वो रिसोर्स सेव होगा, ऐसा बहुत बार लगता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि वो रिसोर्स की स्कैरसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, जैसे कि पहले क्या लगता था कि ब्रिटिश में जिन्होंने ये जेवॉन करके थे थिंकर साइंटिस्ट जो भी थे, तो उन्होंने बोला कि जो स्टीम इंजन्स के आने की वजह से कोयले का यूज़ कम होगा, ऐसा लगा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर। लेकिन एकदम उल्टा हो गया, उल्टा कोयले का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया, तो वो रिसोर्स स्कार्स बन गया। ओके, रेयर बन गया, फिर मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो चुकी थी। ऐसा ही सेम एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। सॉलो पैराडॉक्स क्या होता है? डिस्क्राइब्स द फेनोमेना वेयर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर्स डज नॉट रिजल्ट इन एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। हमेशा हमें लगता है कि कंप्यूटर ये सब एडवांस चीज़ें आने से इफ़िशियंसी बढ़ेगी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्टिविटी इतना भी नहीं बढ़ता या फिर नहीं बढ़ता, ऐसा इसका ये पैराडॉक्स का कहना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स हाउ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, लाइक पार्टिकल मतलब उसको मैटर जो दिखता है, एंड वेव्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट में होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट में। वो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है कि किसी एकदम से स्मॉल ऑब्जेक्ट में भी पार्टिकल एंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वेव्स मतलब क्या? डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी। अ क्वांटम इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्वांटम, ओके, जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइसेनबर्ग वर्क्स लेड टू डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो साइंटिस्ट थे, इनका जो वर्क था, इन्होंने जो भी काम किया, इसकी वजह से ये क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कवरी हुआ। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्यूबिट्स। ये क्यूबिट्स है 2022 का PYQ। ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्यूबिट्स एज बेसिक यूनिट्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स। ओके, जनरली कंप्यूटर में बाइनरी बिट्स वगैरह यूज़ की जाती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में ये क्यूबिट्स यूज़ किया जाता है। ओके, क्वांटम कोहेरेंस क्या होता है? एक चीज़ है, refers to ability of a quantum system to maintain a well-defined phase relationship between different states. Quantum coherence मतलब relationship between different states, solid, liquid, gases. ये जो different states हैं, इनमें एक proper balanced जो भी well maintained जो quantum system का ability होता है, refers to ability of a quantum system to maintain a well-defined phase relationship. ये quantum system का खुद का जो ability है कि ये different states में मतलब रिलेशनशिप बनाए रखने का, उसको क्वांटम कोहेरेंस बोलते हैं। ज़्यादा कोई नहीं, कोहेरेंस मतलब वही एबिलिटी टू मेंटेन इन डिफरेंट फेजेस, दैट्स इट। क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके ऊपर ही नोबेल में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है दोस्तों? वेयर particles become linked so that their states are dependent on each other. क्वांटम एंटेंगलमेंट, सॉरी क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर नहीं, क्वांटम टनलिंग के ऊपर नोबेल मिला है। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब कि पार्टिकल्स इतने लिंक होते हैं कि वो उनकी स्टेट्स वगैरह ये सब अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। एंटेंगलमेंट मतलब वही लिंक्ड वाला, थोड़ा ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन क्लार्के, मिचेल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनेज have been awarded Nobel Prize in Physics for discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electrical circuit. अभी क्वांटम टनलिंग क्या है ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स रिवील्स दैट अ सरप्राइजिंग फेनोमेना व्हेन अ पार्टिकल एनकाउंटर्स अ बैरियर। मतलब मान लीजिए एक वॉल है, ओके, एंड यहाँ पर ये पार्टिकल है, बहुत स्मॉल पार्टिकल, क्वांटम लेवल पर, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये वॉल है, इसकी डेंसिटी है, ओके, तो ये पार्टिकल इतना स्मॉल है दोस्तों कि ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ओके, मतलब हम इंसान एक वॉल से ट्रैवल नहीं कर सकते ना, एक वॉल के थ्रू ऐसे, वो बस डोरेमोन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये एकदम स्मॉल लेवल पर कोई पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर सकता है किसी सॉलिड बैरियर से, तो इसको बोलते हैं टनलिंग। ये टनल के थ्रू ऐसे जाता है। यही फेनोमेना एक्सप्लेन किया है क्वांटम टनलिंग के थ्रू, एंड इसी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स 2025 मिला है इन तीन लोगों को। ओके, अ फुल वॉल ऑफ एनर्जी, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट इट मे पास थ्रू द बैरियर एंड अपीयर ऑन द अदर साइड। बस
दिस स्ट्रेंज बिहेवियर नोन एज क्वांटम टनलिंग ऑकर्ड ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक स्केल। एकदम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ही ये बिहेवियर देखने को मिलता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों रेडियो एक्टिव डीके, वेयर पार्ट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस एस्केप्स बाय टनलिंग थ्रू इट्स पोटेंशियल बैरियर एज सीन इन अल्फा डीके। बस ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि रेडियो एक्टिव डीके ये क्वांटम टनलिंग का एग्जाम्पल है, दैट्स इट। नेशनल क्वांटम मिशन ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 9 इनिशिएटिव्स अंडर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ये जो एडवाइजरी काउंसिल है इन्होंने 9 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, उसमें से एक है क्वांटम मिशन। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, दैट्स इट। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। गूगल का जो क्वांटम प्रोसेसर है दोस्तों विलो करके, ये आउट परफॉर्म किया है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके भी आगे निकल चुका है ये गूगल का क्वांटम प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का नाम है विलो। ओके, इट अचीव नियरली 13,000x स्पीड अप ओवर द बेस्ट क्लासिकल एल्गोरिदम्स ऑन द टॉप सुपर कंप्यूटर्स। ये जो दुनिया के अभी के बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल है उनसे भी 13,000 टाइम्स उसका स्पीड ज़्यादा है ये विलो प्रोसेसर का। ओके, ये गूगल का है। एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू रैपिड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस अ क्वांटम सिस्टम मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू लोकल मेजरमेंट। मतलब ऐसा है मैकेनिज्म क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखें, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन को इतना फैलाया जाता है उसको छुपाने के लिए, मतलब इतना फैलाया जाता है कि वो मतलब मिलना ही नहीं चाहिए इसको एकदम। मतलब हम छुपाने के लिए क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को एकदम, अभी यहाँ पर एनालॉजी के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे कि एक 1 ड्रॉप ऑफ डाई डिस्पर्सिंग इन वाटर, मतलब कोई एक बूंद को समंदर में डालना, तब वो इतना फैल जाता है कि वो बूंद मिलेगा ही नहीं। ओके, मिलेगा कि वो वापस ऐसे। तो ये एनालॉजी के थ्रू एक्सप्लेन किया कि एक इन्फॉर्मेशन को इतना स्प्रेड करना, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन ग्लोबली रैदर दैन इरेजिंग इट। ओके, ये इसका मैकेनिज्म है, इसको स्क्रैम्बलिंग बोलते हैं। आई होप यू गॉट दैट। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आप। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। ये इट इज़ अ क्वांटम सिक्योरिटी चिप है। ये प्रोवाइड सर्टेन रैंडमनेस टू इंश्योर डिफेंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड फ्यूचर क्वांटम अटैक। बस कोई रैंडम नंबर जनरेट करता है, ये नाम में ही आपको दिख रहा है, सो दैट कि कोई अटैक वगैरह ना हो, साइबर अटैक वगैरह ये सब इसके लिए। 3D प्रिंटिंग, तो ये 3D प्रिंटिंग न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जापान ने अभी अभी क्या किया कि 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया बस 6 घंटे में। तो 3D प्रिंटिंग क्या है? इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। मैं इंजीनियर हूँ, हमारे टाइम में भी सिलेबस में 3D प्रिंटिंग था। एंड तब जब 3D प्रिंटिंग के ऊपर कोई PPT या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाता था तो उसको टेक्निकल टर्म्स में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। ओके, बहुत सारे लोगों को पता है 3D प्रिंटिंग, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि उसमें अचीव किया जाता है एडिटिव प्रोसेसेस के थ्रू 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट अचीव किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सक्सेसिव लेयर्स, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो ये सक्सेसिव लेयर्स को मतलब ऐसे 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 लेयर्स बनाए जाते हैं। ओके, ऐसे 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 करके और फिर ऐसे लड़की का शू बन गया ऐसे करके तो ऐसे करते हैं। तो फिर 4D प्रिंटिंग है, उसमें बस 3D प्रिंटिंग में और एक D जोड़ दिया, एक डायमेंशन जोड़ दिया। कौन सा डायमेंशन? ये टाइम का डायमेंशन जोड़ दिया। इन इट ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज शेप और फंक्शन ओवर द टाइम इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज हीट, लाइट एंड मॉइस्चर। ये 3D प्रिंटिंग मतलब 4D में। बस स्टेबल कॉइन्स, तो ये स्टेबल कॉइन्स क्या है? द जीनियस एक्ट हैज़ बीन इनैक्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स टू इस्टेब्लिश अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द स्टेबल कॉइन्स। एक्चुअली ये इकॉनमी का करंट अफेयर्स है, लेकिन साइंस एंड टेक में भी इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो अमेरिका ने क्या किया कि द जीनियस एक्ट करके एक एक्ट बनाया, इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया स्टेबल कॉइन्स को रिलेटेड। ये स्टेबल कॉइन्स क्या है? इट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी हुज वैल्यू इज़ लिंक टू दैट ऑफ द करेंसी और कमोडिटी ऑफ दैट कंट्री। मतलब मान लीजिए US का डॉलर है तो उसके साथ ये करेंसी, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी जैसे चीज़ को लिंक किया जाता है। क्यों? ये कॉइन्स को, क्योंकि उसको स्टेबल बनाने के लिए, तब जाकर स्टेबल कॉइन्स के नाम आता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते। इट्स लाइक इट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि टीथर करके एक चीज़ है जो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के साथ टीथर्ड किया है, विच इज़ पेग्ड टू द US डॉलर। ओके, एंड दे हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग एफिशिएंसीज टू द पेमेंट। दैट्स वेरी नॉर्मल कि
ऐसी चीज़ों से पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी लाई जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो असेट्स इन इंडिया, इसका क्या स्टेटस है इंडिया में? अभी तो इंडिया में क्रिप्टो असेट्स अनरेगुलेटेड है, ओके, कोई रेगुलेशन नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 ब्रॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन रिजीम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स, ओके। ये एक्ट के थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2022, इस एक्ट थ्रू 30% टैक्स इम्पोज किया है किस में? कैपिटल गेन फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल असेट्स। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये नया करंट अफेयर्स है। इट रिलाइज ऑन द ब्लूटूथ क्लस्टर्स और मेश नेटवर्क। मेश मतलब क्या? ऐसे ऐसे जाली टाइप मेश है, ओके। इट इज़ क्रिएटेड बाय डिवाइसेस इन रेंज, ओके, रेंज में होने चाहिए डिवाइसेस। ब्लूटूथ क्या है ना कि शॉर्ट टाइप का है ना, तो मेश नेटवर्क also known as multi-hop network is a networking topology. In it, data can travel from one device to all other devices, achieving many-to-many communication. And अगर कोई डिवाइस फेल भी हो जाता है तो भी नेटवर्क कीप वर्किंग, ओके। एंड ट्विटर का जो को फाउंडर है, जो भी है, शेयर डिटेल्स ऑफ ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप, इसको बिट चैट ये ऐप डेवलप किया है, ब्लूटूथ का मैसेजिंग ऐप है। तो ये बिट चैट क्या करता है कि ब्लूटूथ की लो एनर्जी मैश नेटवर्किंग के ऊपर रिलाई करता है फॉर द कम्युनिकेशन। मैं पक्का बोलता हूँ ये फेल होने वाला है, ये बिट चैट करके ऐप जो है ना, ये इसका कोई ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको स्टार मार्क करना है आपके, ओके। अभी क्या है कि न्यूज़ में क्या कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने सेंट्रल बैंक्स को बोला है कि फॉर द प्रमोशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओवर स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स हमने अभी पढ़ा कि यूएस की टीथर करके एक स्टेबल कॉइन है जो कि यूएस के डॉलर के साथ पेग्ड है, ओके। मतलब डॉलर जितना ऊपर जाएगा वो स्टेबल कॉइन भी ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे आ गया तो स्टेबल कॉइन भी नीचे। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि ऐसे स्टेबल कॉइन्स पेमेंट्स में इफ़िशियंसी ला सकते हैं, लेकिन इंडिया की कंट्री के सिनेरियो में, इंडिया की इकॉनमी, ये चीज़ अलग हो सकती है, अलग साबित हो सकती है। तो हमें सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा ही आरबीआई के गवर्नर ने बोला। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? CBDC इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म, ओनली डिजिटल फॉर्म में होता है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मनी, सेंट्रल बैंक क्या करता है कि ऐसे डिजिटल कॉइन्स को एक्सेसिबल बनाता है फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ओके, एंड ट्रांसफ़र बिकम्स सो सिंपल। अभी वाई CBDC इज़ मोर स्टेबल, वाई बेटर दैन स्टेबल कॉइन्स? CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको सोवरेन बैकिंग होती है, मतलब गवर्नमेंट खुद दे रहा है, इसीलिए उसको लीगल टेंडर भी बोलते हैं। इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है एंड रिकग्नाइज भी किया है फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, ओके। एंड CBDCs ऑपरेट विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे कि स्टेबल कॉइन्स में कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक नहीं था, अभी एक जीनियस एक्ट करके यूएस में आया, तब जाकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ये स्टेबल कॉइन्स अभी यूएसए में आया। यूएसए जैसे देश में अभी आया, मतलब बाकी के देशों में तो बहुत साल लगने वाले हैं इसको, स्टेबल कॉइन्स को कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देने के लिए। तो CBDCs क्या करता है? ऑलरेडी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर आता है, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को गारंटी करता है। जैसे कि बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स कोई कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन को गारंटी नहीं देते, लेकिन CBDC देता है। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में इफ़िशियंसी लाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि स्पीड अप करता है इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स। रिलायंस, मतलब जैसे कि स्विफ्ट करके एक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंस, क्या पता नहीं स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आई होप मैंने राइट ऐसे कुछ था उसका फुल फॉर्म। स्विफ्ट के ऊपर 2023 में आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है, राइट, 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है, या फिर स्विफ्ट के जो भी आपको डिटेल्स पता है, ये मैसेजिंग जो नेटवर्क है स्विफ्ट इकॉनमी रिलेटेड। स्विफ्ट मारुति सुजुकी की गाड़ी नहीं, स्विफ्ट अलग नेट फाइनेंशियल चीज़ है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए आपको जो भी पता है। एंड इट कैन सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स। एंड ये स्विफ्ट के ऊपर जो रिलायंस बहुत सारी कंट्री करती है, बहुत इस पर डिपेंड करती है, तो वो भी रिलायंस कम हो सकता है, ओके, तो अच्छी बात है। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया, इंडिया में डिजिटल रुपी करके एक चीज़ है जो इंडिया का CBDC है, इसको RBI इशू करता है, ओके, इन डिजिटल फॉर्म। एंड इट ऑफर्स सिमिलर फीचर्स लाइक कि हम इसको लाइक फिजिकल कैश के जो फीचर्स होते हैं दोस्तों, जो कि कन्वीनियंस ऑफ यूज़ होता है, RBI की गारंटी होती है, फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट होता है, वो सभी फीचर्स ये CBDC डिजिटल रुपी हमें प्रोवाइड करता है। इसको यूज़र के डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है एंड कैन बी यूज टू रिसीव, सेंड एंड मेक पेमेंट जस्ट लाइक अ फिजिकल नोट, कोई फ़र्क नहीं उसमें, ऐसे, ओके।
नाउ द RBI इज़ करेंटली कंडक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ CBDC। मतलब अभी RBI 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो रिटेल CBDC जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, एंड स्मार्टफोन के डिजिटल वॉलेट्स ऐप्स के थ्रू इसको अवेलेबल किया जा सकता है। एंड फिर एक होलसेल का CBDC है। ओके, इट इज़ यूज्ड अमंग बैंक्स एंड अदर लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंटरबैंक पेमेंट्स। एंड मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, होलसेल का इंस्टीट्यूशंस के लिए है एंड रिटेल का जनरल पब्लिक के लिए, बस इतना ही फ़र्क है। विक्रम 3201 ये एक करंट अफेयर्स है। इंडिया ने खुद का फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 प्रेजेंट किया है टू प्राइम मिनिस्टर एट सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस, एंड इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इंडिजिनसली डिजाइंड 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये इंडिया का फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर है। विक्रम 32 नाम में ही है, देखिए दोस्तों 32, ओके, एंड 16 मतलब 16 बिट का था। ओके, ये अभी तक इसरो के लॉन्च व्हीकल में फ्लाई कर रहा था 1601, लेकिन अभी से आगे चलकर विक्रम 3201 ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में। इट इज़ फुल्ली मेक इन इंडिया है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्वालिफाइड फॉर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर लॉन्च व्हीकल्स। ओके, इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डिज़ाइन किया है इसरो के, विद कोलैबोरेशन ऑफ द चंडीगढ़ की एक सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। इनके कोलैबोरेशन से ये 32 बिट का विक्रम 3201 ये माइक्रो प्रोसेसर बना है। एंड वी ऑल्सो हैव अनदर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो। ओके, इसका नाम है कल्पना 3201। ओके, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, डिजिटल ट्विन्स करके एक चीज़ है। ये क्या होता है कि इट इज़ ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्रोसेस कंटेक्चुअलाइज्ड इन अ डिजिटल वर्जन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। मतलब मान लीजिए कि मतलब एक डिजिटल एनवायरनमेंट, ये रियल एनवायरनमेंट एक चीज़ होती है जो हम जो रियल वर्ल्ड है। हम लोग जब हम मान लीजिए हमारे दोस्तों से वगैरह मिलते हैं तो हम रियल वर्ल्ड में मिलते हैं, लेकिन अनदर एक डिजिटल वर्ल्ड भी होता है। उसमें मान लीजिए आप यहाँ पर एक नेचुरल वर्ल्ड में आप एक इंसान हो, लेकिन वैसा ही एक डिजिटल वर्ल्ड में भी एक इंसान आपका, अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करता है तो वही डिजिटल ट्विन बोलते हैं उसको। सेम, इट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुलेट रियल सिचुएशन एंड देयर रियल आउटकम्स, अल्टीमेटली अलाउइंग टू मेक बेटर डिसीजंस। फिर ये रियल टाइम डेटा को यूज़ करके सेंसर्स वगैरह, बिहेवियर स्टिमुलेशन एंड ऑपरेटिंग मॉनिटरिंग वगैरह ये सब ऑपरेशन मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को तो ट्रिक से ही सॉल्व किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आए। SSI मंत्रा क्या है? ये इंडिया के इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, सर्जरी करता है ये रोबोटिक सिस्टम। रिसेंटली इट परफॉर्म्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्डियक टेली सर्जरी। फिर भी 10,000 किलोमीटर दूर से ये कार्डियक टेली सर्जरी इस SSI मंत्रा ने परफॉर्म किया है, सर्जिकल रोबोट है बस। ब्लैक होल का मर्जर, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, ये इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज हैव डिटेक्टेड द मर्जर ऑफ 2 एक्सेप्शनल मैसिव ब्लैक होल्स। ओके, ये LVK नेटवर्क जो मैंने बताया था, L फॉर क्या LVK नेटवर्क का फुल फॉर्म पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, वो अभी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, अगर याद नहीं है तो सर्च करके बताना है। 2 ब्लैक होल्स मर्ज्ड टू फॉर्म अ ब्लैक होल एस्टिमेटेड अबाउट 225 टाइम्स द साइज ऑफ द सन। हमारे सूर्य का जितना साइज़ है उससे 225 टाइम्स के जो बड़े स्टार्स थे, या फिर बड़े स्टार्स नहीं, ब्लैक होल्स का, उनका मर्जर हो चुका है। एंड ये ऑब्ज़र्व किया किसने? ये एक्चुअली बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये मर्जर हुआ, लेकिन इसको ऑब्जर्व अभी किया LVK नेटवर्क ने। ओके, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LVK नेटवर्क। ओके, V फॉर विर्गो, K फॉर कागरा एंड L फॉर लीगो, LVK लीगो ऑब्जर्वेटरी, लीगो, विर्गो एंड कागरा। लीगो USA का है, विर्गो इटली का है, एंड फिर ये केक जापान का या चाइना का था शायद, आप कंफर्म करके बताइए मुझे कमेंट में। ये दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लैक होल मर्जर एवर ऑब्जर्व, अभी तक का सबसे बड़ा। एंड द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम दिस इवेंट वाज मेड बाय द LVK नेटवर्क, अभी मैंने जैसे बताया। लीगो डिटेक्टर ऑफ USA, विर्गो इटली का है, कागरा जापान का है, राइट। ये ब्लैक होल्स क्या होता है दोस्तों, इसमें ये एक ऐसा प्लेस होता है स्पेस में कि वहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, एंड द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू टाइम स्पेस। बहुत कम जगह पर बहुत ज़्यादा मैटर को स्क्वीज करके रखा जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है। ब्लैक होल्स डू नॉट एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट, मेकिंग देम इफेक्टिवली इनविजिबल टू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पर कोई लाइट वगैरह या फिर एमिट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो वो टेलीस्कोप से वो ब्लैक होल्स इनविजिबल दिखते हैं, क्योंकि उसको बस ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू ही देखा जा सकता है। मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कहीं किसी जगह पर ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है, इससे वो पता चलता है कि वो ब्लैक होल कितना बड़ा है या फिर छोटा है। ओके, एंड ये स्टार्स एंड गैस अराउंड द ब्लैक होल्स, मोस्ट ऑफ द ब्लैक होल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ लार्ज स्टार्स दैट डाइज इन सुपरनोवा एक्सप्लोड। ये सुपरनोवा का जब एक्सप्लोजन होता है
तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स डाई करते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी ग्रेविटी वहाँ पर ही रहते, तो उसकी वजह से ये ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, ये रिपल्स होते हैं स्पेस के टाइम में, जो विच कॉज्ड बाय द सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेस इन द यूनिवर्स प्रेडिक्टेड। ये आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें भी ग्रेविटेशनल वेव्स का जिक्र है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट, एंड ग्रेविटेशनल वेव्स का फर्स्ट डिटेक्शन किया था लिगो डिटेक्टर ने 2015 में, ओके 10 साल पहले। एंड 2017 का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का जो था वो इसी लिगो डिटेक्टर को दिया गया था फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स को, ओके। यहाँ पर दोस्तों और एक बार अपना 300+ डर्टी ट्रिक्स का प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, या फिर इसके बारे में प्रमोट करना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। चैनल पर जाइए आप, एंड डर्टी ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च की है, वहाँ पर 300+ एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओके। वो आप जाकर देख सकते हैं। फिर चैनल थोड़ा एक्सप्लोर करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ओके। सो नेक्स्ट, ये कोर्स लेने के लिए आपको इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करना है आपको, रोहन ऑफिस 1876। ये कोर्स 20 घंटे का कोर्स है, आपको हार्डली 3 दिन लगेगा इसको ख़त्म करने में, ओके। 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स, एटलीस्ट 3 ही दिन काफ़ी है। एंड 40 मार्क्स का जंप तो आपको डेफिनेटली इस कोर्स से थ्रू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हेलो नमस्ते। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेक लिया था, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट करंट अफेयर्स, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसको जूनो भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट किया गया, चाइना में है। विजन IAS का अभ्यास टेस्ट 1 में ये करंट अफेयर्स पूछा था, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ये चाइना का है, एंड ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना दोस्तों, ये ज़मीन के 700 मीटर नीचे है, ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज़ का क्या होता है कि वो अंडरग्राउंड होते हैं, क्योंकि फिजिकल बल्क ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो इंटरफेयर करते हैं उनको ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये न्यूट्रिनोस क्या होता है दोस्तों, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको घोस्ट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। एंड इनको ना 0 इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, एकदम 0 के बराबर साइज़ में होते हैं, बहुत टाइनी मास होता है इनका। एंड ये न्यूट्रिनोस दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ देखिए आप कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फोटॉन्स करके चीज़ है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, ओके। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो मोस्ट अबंडेंट थिंग है ना, वो न्यूट्रिनोस है, ओके। एंड मोस्ट अबंडेंट अमंग पार्टिकल्स फाउंड इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, ओके। जो पार्टिकल्स मिलते हैं ना, उनमें सबसे अबंडेंट है न्यूट्रिनो। एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज दे ओनली इंटरेक्ट विद द मैटर वाया वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी, ओके। दे आर अनडिस्टर्ब्ड बाय इवन स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम देयर सोर्स एंड ट्रैवल्स नियरली एट स्पीड ऑफ लाइट, ओके। ये न्यूट्रिनोज स्पीड ऑफ लाइट से उतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, एक मतलब स्ट्रेट लाइन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी डिस्टर्ब नहीं होते। अभी की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज, और कौन कौन सी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज है, जर्मनी में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कैटरीन करके, ये इसका फुल फॉर्म है, कार्लसरू ट्रिटियम न्यूट्रिनो, ओके, ये जर्मन नेम है। फिर इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है बाय जिसको फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये बोधी वेस्ट हिल्स में है दोस्तों, तमिलनाडु के, ओके। फिर आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी करके एक चीज़ है, वो साउथ पोल पर है। ट्रॉपिकल, ये चाइना का है, ट्राइडेंट, और USA का ड्यून करके ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑर्डिनरी मैटर एंड डार्क मैटर के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये जानते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, ऑर्डिनरी मैटर, इसको बैरियोनिक मैटर भी बोलते हैं, जिसमें गैस, डस्ट पार्टिकल्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। एवरीडे सब्सटेंसेस, ये ऑर्डिनरी मैटर मतलब जो कि डज नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। फिर अनलाइक डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ बेरियॉन्स, इंक्लूड्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह। मतलब जो ऑर्डिनरी मैटर होता है उसमें ये वाले गैस, डस्ट, स्टार्स, प्लैनेट्स, इससे ये बनता है वगैरह ये सब। एंड ये इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन डार्क मैटर में दोस्तों क्या होता है, डार्क मैटर ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें 27% ऑफ द कॉस्मॉस, ओके, पूरा, एंड रिमेन्स इनविजिबल ड्यू टू इट्स डोंट इंटरेक्टिंग नेचर विद द लाइट। जो ऑर्डिनरी मैटर है वो डज इंटरैक्ट, ओके, डज इंटरैक्ट विद द लाइट, लेकिन डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, ये इसका मेन डिफरेंस है। एंड डार्क मैटर इंटरैक्ट्स वेरी वीकली और ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल विद द ऑर्डिनरी मैटर, ओके। फिर इन दोनों में सिमिलरिटीज़ कौन सी है, जो अभी ये दोनों मैटर ही है, डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर दोनों मैटर ही है, तो इसका मतलब है कि उनमें मास है एंड दे टेक अप द स्पेस, बोथ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि टू अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर, सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर। बस
ये सूरज के आसपास जो भी चीज़ें, फ्लेयर्स, वेदर, विंड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर क्या, ये मतलब क्या है, ये सब अंडरस्टैंड करने इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है। सिंपल, 5 साल का मिशन है, 5 साल का इसका लाइफ स्पैन होने वाला है। एंड इट इज़ हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंज पॉइंट L1 की यहाँ पर इसको सिचुएट किया है। अभी ये मैं डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट मिनट। L1 पॉइंट मतलब कि सन अर्थ सिस्टम के 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। हेलो ऑर्बिट इज़ अ पीरियोडिक 3-डायमेंशनल ऑर्बिट एट L1 इन्वॉल्विंग सन, अर्थ एंड अ स्पेसक्राफ्ट। अभी ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, फिर ये सूरज है, ओके, एंड L1 पॉइंट ये रहा, L2 यहाँ। जब भी आपको ऐसे बहुत बार CDS या फिर CAPF में शायद ऐसा आ चुका था कि L1 L2 ये डायग्राम के ऊपर सन बनाना है, अर्थ बनाना है, ये सन बन गया, फिर यहाँ पर अर्थ है, ओके, फिर L1 L2 पॉइंट मार्क करने, फिर L3 वाला एकदम उसके अलग साइड पर। जैसे अर्थ का एंड सन का जितना डिफरेंस है ना इन दोनों में, ये वाला डिफरेंस, सेम उतना डिफरेंस के यहाँ पर L3 मार्क करना है, ओके। एंड L4 एंड L5 एकदम उसके नीचे, सन एंड अर्थ के एकदम सेंटर में, ऐसे। तो मतलब ये पूरा सन और अर्थ का और L4 एंड L5 का ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि 60 डिग्री ईच एंगल का वो होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, टोटल मिलाकर 180 डिग्री, क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो ऐसे डायग्राम करना है। ये L1 पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये L1 पॉइंट ध्यान रखना कि ये आदित्य L1 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट है, इसको L1 पर रखा है, ओके। तो ये कैसे रिवॉल्व करेगा, ये अर्थ तो ऐसे रिवॉल्व करेगा, राइट, अर्थ है इसके सिस्टम, तो ये L1 ऐसे रिवॉल्व करेगा, L2 ऐसे रिवॉल्व करेगा, फिर L4 इसके बीच में रिवॉल्व करेगा, ओके। L4 एंड L5 सेम इस पर, L3 और इसके अंदर, L1 एंड अर्थ के अंदर, ऐसे। तो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि L1 जो है वो आदित्य L1 का मिशन है। यहाँ पर देखिए, आदित्य L1 नाम में ही है, L1 पॉइंट मिशन, लैग्रेंज पॉइंट L1 जो अर्थ एंड सन के बीच में आता है, ये ध्यान रखना है। फिर एट लैग्रेंज पॉइंट्स, ये लैग्रेंज पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 लार्जर मासेस प्रिसाइजली इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये सन है ना, ये सन, ओके, ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब सेंट्रीपिटल ग्रेविटी होती है ना, तो ये खींच लेता है अंदर, ऐसा होता है ये ग्रेविटी का, ओके। फिर अर्थ भी है, ये भी खींच रहा है अपनी तरफ, इसका भी है। तो ये बीच का जो पॉइंट होता है ना दोस्तों, इसको ये मतलब L1 देखिए कि सूरज से थोड़ा ज़्यादा अर्थ की तरफ है। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होता है कि दोनों का फोर्स इतना इक्वल बन जाता है कि वो एकदम स्टेबल बन जाता है इस ऑर्बिट में घूमने के लिए, एकदम स्टेबल, गिरने वाला नहीं है। ऐसे तरह ये लैग्रेंज पॉइंट्स काम करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम प्रिसाइजली इक्वल्स, ऐसा है, प्रिसाइजली। These points allow continuous uninterrupted observation of sun. Also, they help in reducing the fuel consumption. क्योंकि वो सूरज एंड अर्थ के रोटेशन एंड उनकी ग्रेविटी, इससे ही वो ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पर फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। आई होप मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देन अदर सोलर मिशंस कौन से, एस्ट्रो ए करके एक सोलर मिशन था जापान का, हिनोतोरी ऐसे। फिर पार्कर सोलर प्रोब है जिसको USA ने लॉन्च किया था, एंड इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई थ्रू द कोरोना द सन्स अपर एटमॉस्फेयर। फिर सोहो मिशन करके एक था, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, जिसको लॉन्च किया गया था नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट लिव्ड सन वॉचिंग सैटेलाइट। कौन सा, सोहो मिशन, ओके। फिर दोस्तों विजन IS का बेस्ट टेस्ट 1 में स्पेडेक्स मिशन के बारे में पूछा था। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसरो ने अचीव किया है सेकंड सक्सेसफुल सैटेलाइट डॉकिंग अंडर स्पेडेक्स मिशन। ये सैटेलाइट डॉकिंग क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग, ये स्पे मतलब स्पेस का, D फॉर डॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यही है। इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि दोस्तों टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर डॉकिंग अनडॉकिंग ऑफ टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट।
इसमें क्या होता है कि SpaceX-1 SDX-1 होता है वो चेज़र होता है, एंड SDX-2 मतलब टारगेट होता है। मतलब अभी देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक थोड़ा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है, हमने यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया, ओके, ऐसे लॉन्च किया एंड ये जाकर पहुँचा स्पेस में यहाँ पर, ओके। मान लीजिए ये यहाँ पर मैं बॉक्स के इसमें थ्रू बनाता हूँ, ये सैटेलाइट ए हमने लॉन्च किया, राइट, ए यहाँ पर पहुँचा, ओके, एंड फिर हमें वहाँ पर इसको और कुछ जोड़ना है, तो हम नीचे से और एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ओके। तो और एक सैटेलाइट लॉन्च किया हमने वो वहाँ पर, लेकिन इसको जाकर ये चिपकना चाहिए, तो फिर बी हमने लॉन्च किया ऐसे, तो ये डॉकिंग हुआ, 2 सैटेलाइट्स को जोड़ दिया हमने ऐसे। तो इसको एक जो होता है जो आगे चलता है ना वो टारगेट होता है, ये ए जो है था यहाँ पर, ये हमारा ये टारगेट था, और चेज़र जो 1 था ये बी वाला ये चेज़र था, मतलब उसने चेज़ किया ए को ऐसे, आगे समझ, ओके। वही डॉकिंग अनडॉकिंग, जैसे ये डॉक किया मतलब दोनों को मिलाया, अनडॉक मतलब उसको सेपरेट किया, ये सब होगा लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में। एंड ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों इसमें क्या होता है कि जॉइनिंग ऑफ 2 फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स इन स्पेस इंडिजिनियसली डेवलप किया दोस्तों इसरो ने, एंड इसको भारतीय डॉकिंग सिस्टम ऐसा भी बोला जाता है। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल व्हेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव कॉमन मिशन। अभी जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा रॉकेट्स या फिर सैटेलाइट्स को अगर एक साथ जोड़ना है तो ये डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी काम आती है। एंड आगे चलकर जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दोस्तों, तो आगे जाकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी इसरो वगैरह सब लॉन्च करने वाला है, प्लान करने वाला है 2040 के आसपास कुछ। तो इतना बड़ा स्पेस स्टेशन स्पेस में इस्टेब्लिश करने के लिए एक तो इतनी बड़ी चीज़ हम यहाँ से लॉन्च नहीं कर सकते रॉकेट से, तो एक एक पार्ट में भेजना होगा और फिर ऊपर उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मतलब डॉकिंग, ओके, ऐसे होता है। SpaceX spacecraft were designed and realized by UR Rao Satellite Center with support of ISRO centers, and URSC Bengaluru, formerly known as ISRO Satellite Center, is the lead center for building satellites and developing associated technologies. ये मिशन का सिग्निफिकेंस दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ऑर्बिटल डॉकिंग इज़ अ क्रूशियल टेक्नोलॉजी। डॉकिंग मतलब जोड़ना, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस, लाइक कि सर्विसिंग मिशंस होते हैं, जैसे कि इस्टेब्लिश। और एक चीज़ है कि अभी मैंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बताया मैंने, द मिशन मेड इंडिया द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव सैटेलाइट डॉकिंग इन स्पेस। ये इंडिया को चौथा ऐसा देश बनाता है जो स्पेस में डॉकिंग सक्सेसफुल किया है उसने, एंड पहले इसके US, रशिया एंड चाइना ने ये सब चीज़ें करी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है चंद्रयान 3। ये चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है एंड बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनार साउथ पोल। बहुत सारे मतलब जो भी 2-4 देश हैं उन्होंने नॉर्थ पोल के यहाँ पर सॉफ्ट लैंड किया, लेकिन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला भारत ऐसा पहला देश बन चुका है। इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर अस, ऑलरेडी हमें पता है। द लैंडिंग साइट वॉज नेम्ड शिवशक्ति पॉइंट, ओके, एंड सॉफ्ट लैंडिंग वॉज फॉलोड बाय सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर। ये प्रज्ञान रोवर करके नाम था इसका। एंड ऑल्सो इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। वही मैंने अभी जो बताया। फिर नेक्स्ट है रिसेंटली अभी जापान 5th कंट्री बन चुका है टू लैंड ऑन मून, एंड चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल था दोस्तों ये GSLV MK3। रिसेंटली नासा के ग्रेल करके एक मिशन है, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, विच क्रिएटेड द मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून्स ग्रेविटी। ये नासा का ग्रेल मिशन है दोस्तों, विच क्रिएटेड द मैप ऑफ मून्स ग्रेविटी, ओके। नियर साइड ऑफ मून एंड फायर साइड ऑफ मून, ऐसे एक कंपैरिजन था, ये इंपॉर्टेंट था, ये बताना चाहूँगा। नियर साइड ऑफ द मून मतलब अब हम पृथ्वी से जब चांद की तरफ देखते हैं तो हमें एक ही साइड हमेशा देखने को मिलता है, वो हमारा नियर साइड है जो कि पृथ्वी की ओर फेस कर रहा है, फेसिंग द अर्थ। एंड फार साइड मतलब अपोजिट द अर्थ। ये जो पृथ्वी की तरफ जो फेस करके साइड है ना वो वार्म है एंड मोर जियोलॉजिकली एक्टिव है, और जो अपोजिट साइड है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है एंड लेस एक्टिव है। ये जो नियर साइड है ना दोस्तों, यहाँ पर ग्रेविटी क्या करती है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नियर साइड, क्योंकि अर्थ भी उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ना, अर्थ का ग्रेविटी भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये फ्लेक्स करता है। एंड अपर मतलब क्या अपोजिट साइड वाला लिटिल फ्लेक्सिबल है। फिर यहाँ वाला जो हमारी तरफ है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि अर्थ भी कुछ रिफ्लेक्शन एमिट करता है। अपोजिट वाला एकदम क्या है, डार्क साइड है उसका। एंड रीचिंग दिस साइड इज़ ईजियर बिकॉज हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी जो है ना दोस्तों बहुत कम कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वहाँ की साइड जो अपोजिट साइड का मून है वहाँ की थिकनेस बहुत क्रस्ट की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा क्रेटर्स है। क्रेटर्स मतलब ऐसे
ये पर्वत वगैरह ऐसे क्रेटर्स इसको बोलते हैं, क्रेटर्स या फिर ऐसे जो चीज़ें होती है गड्ढे बोलते हैं इसको। तो वो सॉरी फॉर द स्टैमरिंग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेटर्स, थिक क्रस्ट है एंड क्रेटर ज़्यादा है एंड फ्यू लावा प्लेन्स है, प्लेन्स बहुत कम है। रीचिंग दिस साइड इज़ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू अनइवन टोपोग्राफी, रगेड लैंडस्केप। टोपोग्राफी अनइवन है एंड लैंडस्केप भी रगेड है। फिर द वन फेस ऑफ मून नियर साइड इज ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज मून इज टाइडली लॉक्ड विद द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। टाइडली लॉक्ड मतलब कि सेम इसका कोई एक्चुअली टाइडली लॉक्ड थोड़ा सही नहीं रहेगा बोलना, ये थोड़ा अलग साइंटिफिक बनता है, क्योंकि अर्थ जिस स्पीड से रोटेट करता है ना, तो मून भी सेम स्पीड से ऐसे रोटेट करता है, तो वो एकदम से मैच कर जाता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि हमेशा इसका मून तो रोटेट करता है दोस्तों, ओके, इसलिए ऐसा लगता है कि इसका एक ही साइड हमारी तरफ फेसिंग है, लेकिन नहीं, वो एकदम सिंक में है दोनों का स्पीड, इसलिए ऐसा लगता है। यहाँ पर दोस्तों मैं रेकमेंड करना चाहूँगा और एक बार कि 300+ डर्टी ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स आपको ख़त्म करने में 3 दिन लगेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम आपके दोनों, कोई भी आपका मीडियम हो, मेरी खुद गारंटी है। एंड इतने ज़्यादा लोगों ने वॉइस मैसेजेस दे देकर टेलीग्राम भर दिया कि सर ये कोर्स करने से, मैंने अभी कोर्स का बस 5-6 वीडियो ही किया है एंड मेरा ऑलरेडी 25-30 मार्क्स स्कोर में मैं जंप देख रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो सकता है कि ये मेरा साइंस एंड टेक का वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए बस 15 दिन ही बचे हो, मैं तब भी आपको रेकमेंड करूँगा कि ये आप ज़रूर इसको लीजिए एंड आराम से आप 40-50 मार्क्स बढ़ाइए अपने, ओके। इसमें मैं 2011 से 25 तक की PYQs लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ ओनली। ये ट्रिक्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मेरे। यहाँ पर मैं ये 2011 से 25 तक के PYQs GS के लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ, ऑल 100 क्वेश्चंस यूजिंग ट्रिक्स। रोहन ऑफिस 1876 ये मेरा टेलीग्राम ID है, यहाँ पर मुझे मैसेज करिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप वो डिस्काउंट का आप ऑफ़र ले सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, अर्थ के पोलर ऑर्बिट्स कौन से। मिशन टाइटल फ्रैम 2 करके एक मिशन लॉन्च किया था यूजिंग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑफ SpaceX। इट विल कैरी आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे कि ये फ्रैम 2 जो मिशन है दोस्तों, ये क्या करेगा कि फर्स्ट एक्सरे इन स्पेस, फिर कल्टिवेशन ऑफ मशरूम्स इन माइक्रोग्रेविटी, ऐसी चीज़ें कैरी आउट करेगा स्पेस में। एंड इट विल बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू क्रूज डायरेक्टली ओवर अर्थ्स पोलर रीजन्स। अभी कभी भी ऐसा स्पेस फ्लाइट का मिशन नहीं था जो कि अर्थ के पोलर रीजन के डायरेक्टली ऊपर क्रूज करेगा, ओके। तो दिस विल बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू क्रूज डायरेक्टली ओवर अर्थ के पोलर रीजन। अर्थ ऐसा है, तो हमेशा ऐसा होता था कि सैटेलाइट्स ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कर, ओके, लेकिन ये पोलर मतलब ऐसे घूमेगा ये अर्थ का, एंड फर्स्ट ह्यूमन वाला है, तो यही फ़र्क है इसका, ओके। अर्थ के पोलर ऑर्बिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। अर्थ पोलर ऑर्बिट इज़ व्हेन अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ बाय पासिंग ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो मैंने अभी बताया कि ऐसे घूम रहा है ऐसे, ओके। फिर एंड यहाँ पर क्या होता है ना कि अभी देखिए कि ये मान लीजिए अर्थ है एंड ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, ओके। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही घूमना चाहिए, ऐसे तब जाकर, लेकिन कुछ 10 डिग्री का डेविएशन नॉर्मल है, ओके। तो ऐसे 10 डिग्री का डेविएशन भी है तो भी उसको पोलर की कैटेगरीज में ही काउंट किया जाएगा। तो बस इतना ही था इसमें कि डेविएशन ऑफ 10 डिग्रीज ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल इज स्टिल क्लासिफाइड एज द पोलर ऑर्बिट। एंड पोलर ऑर्बिट्स आर टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट टिपिकली बिटवीन 200 to 1000 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड। And a spacecraft orbiting over the poles can observe the entire planet as it spins underneath, okay। अभी ऐसा अर्थ है एंड ये स्पेसक्राफ्ट क्या होता है कि मतलब ये ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है स्पेसक्राफ्ट, तो ये पूरा अर्थ को देख सकता है ना ऐसा, क्योंकि अर्थ जो है ये इसके नीचे स्पिन कर रहा है, ओके। यही है इसका मतलब। लॉन्चिंग रॉकेट इनटू पोलर ऑर्बिट रिक्वायर्स ग्रेटर फ्यूल बिकॉज सिंस रॉकेट्स कैन नॉट हार्नेस अर्थ रोटेशनल स्पीड। मतलब अभी क्या होता है कि अभी अर्थ ऐसा है, तो जनरली अर्थ ऐसा मूव करता है, जनरली मतलब ऐसा ही मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो इसमें सैटेलाइट स्पेस करेगा तो अर्थ की रोटेशन का स्पीड भी वो कैप्चर कर लेगा, उसी के साथ घूमेगा। लेकिन ये अभी पोलर ऑर्बिट के यहाँ पर ये लॉन्च किया है, राइट। तो अर्थ का रोटेशनल स्पीड का एडवांटेज उसको नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा उसको, बस। फिर और एक चीज़ है कि बायोमास मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू मैप वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड स्टोर कार्बन इन देम। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक बायोमास मिशन करके लॉन्च किया है जो मैप करेगा, मतलब कैलकुलेट करेगा, स्टैटिस्टिक देगा जो कितना वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट है एंड कार्बन स्टोर्ड इन देम इसके ऊपर,
बस इतना ही। फिर और एक चीज़ थी लूसी मिशन करके एक चीज़ थी, ये नासा ने लॉन्च किया 2021 में। एंड द नेम लूसी वॉज चोजन इन ऑनर ऑफ द फॉसिलाइज्ड ह्यूमन एंसेस्टर नेम लूसी। आपने लूसी मूवी देखा होगा शायद, वहाँ पर लास्ट में एक चेयर पर वो एक्ट्रेस बैठती है एंड वो मंकी को अपना मतलब एक फिंगर से टच करती है एंड फिर पूरा पृथ्वी घूमने लगता है, तो ऐसे। तो दैट मंकी वॉज द ह्यूमन एंसेस्टर, फॉसिलाइज्ड ह्यूमन एंसेस्टर, ओके, उसका नाम लूसी था। एंड इट इज़ द फर्स्ट स्पेस मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, दैट्स इट। पता नहीं लूसी इसका नाम क्यों रखा है। ये जुपिटर के एस्टेरॉइड्स रिलेटेड मिशन है। चंद्रयान 5 के बारे में देखते हैं दोस्तों। अभी तक चंद्रयान 3 तक हमें पता है। चंद्रयान 5 जो होगा वो इसरो एंड जापान मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे। इसरो इसका लैंडर बनाएगा एंड जापान इसका रोवर बनाएगा। चंद्रयान 3 के लिए कौन सा रोवर यूज़ किया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए, ये क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए इसरो वगैरह जो लॉन्च करता है, तो वहाँ पर जो रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें जो फ्यूल या फिर जो भी इंजन वगैरह होते हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में क्रायोजेनिक इंजन है। ये किसी ट्रक, बस या फिर कार का इंजन नहीं है, ये रॉकेट्स के इंजन होते हैं। वो क्रायोजेनिक इंजन C-20 is India's largest cryogenic engine developed by Liquid Propulsion System, Valiyaimala, Kerala. Okay, C-20 cryogenic engine powering the LVM-3 upper stage has been qualified for गगनयान मिशन। ये गगनयान मिशन के लिए ये क्रायोजेनिक इंजन क्वालिफाई हो चुका है। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते ही यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी ये नहीं पूछता कि अभी क्या हो रहा है, ये सब अभी क्या हो रहा है उसके स्टैटिक में जाकर क्वेश्चन पूछता है। क्रायोजेनिक इंजन का हमने अभी, ये तो न्यूज़ था अभी इतना जो हमने पढ़ा, राइट, जो ये पढ़ा हमने ये तो न्यूज़ था ना, लेकिन नीचे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछेगा यूपीएससी प्रीलिम्स। क्रायोजेनिक इंजन यूजेस बोथ क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। इसमें दोनों होगा, फ्यूल भी होगा एंड ऑक्सीडाइजर भी होगा। लिक्विफाइड एट द वेरी लो टेम्परेचर, ये यूज़ किया जा सकता है लास्ट स्टेज और अपर स्टेज ऑफ द रॉकेट, किया जा सकता है मतलब यूज़ किया जाता है। रॉकेट का एकदम अपर स्टेज या फिर सबसे लास्ट स्टेज होता है, वहाँ पर ये क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया जाता है। एंड द थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरनल कंबशन प्रेशर डिफरेंस। इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया जाता है, जैसे कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड सेमी क्रायोजेनिक्स कंबाइन बेनिफिट्स ऑफ क्रायोजेनिक्स एंड कन्वेंशनल इंजन। क्रायोजेनिक में बस क्या होता है, लिक्विड कहाँ पर है, यस, ये फ्यूल भी होता है, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर होता है। लेकिन सेमी क्रायोजेनिक्स में क्या होता है कि कन्वेंशनल इंजन जो होता है ना वो भी सपोर्ट करता है। एम्प्लॉइंग क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर, जिसको लिक्विड ऑक्सीजन बोलते हैं, अलॉन्ग विद हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल जैसे कि केरोसिन वगैरह। ऐसे ये क्रायोजेनिक इंजन के एडवांटेजेस कौन से हैं? सुपेरियर थ्रस्ट होगा। फिर इसरो का PSLV विकास इंजन जो है अभी इतना बर्न करते हैं, एक सेकेंड में 3.4 kg इतना इसको फ्यूल लगता है। बट अगर हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करें तो 3.4 kg की जगह बस 2 kg पर सेकेंड लगेगा इसको, ओके, फॉर द सेम थ्रस्ट। तो यहाँ पर फ्यूल बच रहा है एंड इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा कि फ्यूल बच रहा है मतलब इको फ्रेंडली हो गया। वेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबशन एमिट्स ओनली स्टीम, ये यहाँ पर क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, वही ना ऑक्सीजन रिलेटेड, तो ये बस स्टीम प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इको फ्रेंडली है, ओके। एंड इट इज़ गुड फॉर हेवी पेलोड्स एंड लॉन्ग मिशंस। हेवी पेलोड्स के लिए भी ये अच्छा है। नाविक, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। दोस्तों कितना अच्छा करंट अफेयर्स, लुक एट दिस। एक जगह पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हैंड राइटिंग ख़राब है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये मेरा करंट अफेयर्स है, पेड वाला करंट अफेयर्स है। एंड यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में दावा है 30 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। 30 क्वेश्चंस मतलब दोस्तों 60 मार्क्स, कट ऑफ है ही 92, आधे के ऊपर 1/2 तो बस यहाँ से ये करंट अफेयर्स आ रहा है। यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा है करंट अफेयर्स का, आप इसको ज़रूर लीजिए, अच्छे से बाय हार्ट करिए इसको, आपको ज़रूर ये रिटर्न देगा। आपका प्रीलिम्स क्रैक करने में बड़ा ये रोल प्ले कर सकता है, ओके। एंड सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर 200 पेज भी नहीं है। न्यूज़, ये नाविक क्यों न्यूज़ में, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के टाइम हुआ था। इंडिया यूज दिस नाविक अक्रॉस सेवरल लेयर्स टू कॉम्बैक्ट ऑपरेशन सच एज मिसाइल गाइडलाइंस, ड्रोन नेविगेशन, इसके लिए ये सब ऑपरेशन सिंदूर में ये नाविक यूज़ किया था। नाविक क्या है दोस्तों, इसको इसरो ने डेवलप किया है एंड इसको पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS ऐसे बोला जाता था। ये एक्यूरेट पोजीशन प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी एंड टाइमिंग PVT सर्विस अप टू रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 15,000 किलोमीटर। जो इंडिया का लैंड मास है ये ऐसा है इंडिया का, ओके, ये गुजरात एंड फिर ये ऐसे जो भी इंडिया का लैंड मास है, तो यहाँ से ये इंडिया की बॉर्डर है तो 1500 किलोमीटर और यहाँ तक ये नेविगेशन का इसका कवर देता है, 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन लैंड मास।
इसमें 7 सैटेलाइट्स यूज़ किए गए दोस्तों, एंड अ नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7। ये जो 7 सैटेलाइट्स हैं उनमें से 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस में। These satellites are equipped with the dual band signals L5 and S। ये जो सैटेलाइट्स हैं 7, इनमें डुअल बैंड सिग्नल्स यूज़ किए हैं L5 एंड S, ये 2 बैंड्स के। द L5 सिग्नल इज़ फॉर मिलिट्री यूज़। ओके, इसके एडवांटेजेस कौन से दोस्तों? जैसे कि GPS, हमारे फ़ोन में GPS होता है। दिस नाविक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द GPS, एंड मिलिट्री यूज़ करना है तो वो इनक्रिप्टेड है, मतलब वो बस मिलिट्री के पर्सनल्स को ही पता चलेगा। ये GPS से भी ज़्यादा एक्यूरेसी देता है दोस्तों, ये इसका फीचर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। एंड अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि और कौन से देश के पास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो USA के पास GPS है, रशिया का ग्लोनास करके, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, चाइना का बेडू है। एंड अभी जो SCO की मीटिंग हो चुकी थी लास्ट की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो वहाँ पर चाइना ने SCO की नहीं, ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो ब्रिक्स या फिर SCO मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो इस मीटिंग में जो बाकी के कंट्रीज़ है, शायद ब्रिक्स का है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कंफर्म करके कि ब्रिक्स है या SCO है। तो चाइना ने परमिट किया इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ग्रुपिंग है उसके अदर मेंबर्स को कि आप ये चाइना का बेड्यू करके जो सिस्टम है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। जापान का क्वासी जेनिथ करके एक सिस्टम है, तो जापान ही उसका आंसर था, डी में आंसर था उसका, सिंगल लाइनर था। वैसे मैंने ट्रिक्स के कोर्स में बताया ये सब। सोलार फ्लेयर्स के बारे में नेक्स्ट करंट अफेयर्स। सोलार फ्लेयर्स क्या होते हैं? Solar flares are giant explosions on the sun that sends energy, light and high-speed particles into space. They are often associated with the solar magnetic storms, जैसे कि coronal mass ejections बोलते हैं उसको. And the biggest flares are known as X-class flares. ये चीज़ ध्यान रखिए. And the smallest ones are A-class flare. जैसे कि फिर smallest मतलब A क्लास वाले, फिर उससे थोड़े बड़े B, उससे थोड़े बड़े C, उससे थोड़े बड़े M, एंड सबसे बड़े X वाले. ओके, फिर फ्लेयर्स ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग सोलर मैक्सिमम। सोलर मैक्सिमम मतलब दोस्तों सन का एक साइकिल होता है, सोलर साइकिल 11 साल का साइकिल होता है, तो उसमें ये सोलर फ्लेयर्स सोलर मैक्सिमम के टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। ये सोलर साइकिल जो 11 ईयर का सोलर साइकिल होता है, द सन्स मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप रिवर्सिंग पोलैरिटी अप्रॉक्सीमेटली एवरी 11 ईयर्स। मतलब कि ये सन है मान लीजिए, तो ये नॉर्थ पोल है एंड उसका साउथ पोल है, तो हर 11 साल में क्या होगा कि नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बनेगा एंड साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब हर 11 ईयर्स में ऐसा सन साइकिल का, जब आपको कभी कोई पूछे कि सन का जो सोलर साइकिल वो कितने साल में होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इट इज़ सोलर साइकिल इज़ ऑलवेज ऑफ 11 ईयर। ओके, तो यहाँ पर स्टिकर आ गया दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने करंट अफेयर्स नोट्स जो आप सामने आपकी जो PDF देख रहे हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आप सुन रहे हैं, ये मेरा पेड करंट अफेयर्स है। ये हिंदी, अभी आप आपके सामने इंग्लिश वाला वर्जन है, इसका हिंदी वर्जन भी है, सेम एग्जैक्टली इसी का ट्रांसलेशन है। यहाँ पर बताया कि 300 पेज, लेकिन एक्चुअल में ये 200 पेज भी नहीं है। यहाँ से जैसे मैंने अभी बताया कि 30 क्वेश्चन की UPSC प्रीलिम्स 2026, इसको 5 बड़े सोर्सेज को मिलाकर बनाया। पूरा PT 365 आपको इसी में मिलेगा, कहीं पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। PIB की मैंने पूरे साल समरीज जोड़ कर इसमें पूरा फिट किया है। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो न्यूज़ बनता है, जो चीज़ें नोट डाउन करी, ये इससे ये नोट्स बने। प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी इसमें इंक्लूड किया है। एंड ये नोट्स लेने के लिए आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। रोहन ऑफिस 1876 ये मेरा टेलीग्राम ID है, यहाँ पर मुझे आपको मैसेज करना है। एंड अभी इसके ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है, हार्डली 5 घंटे लगेगा आपको इसको पूरा रिवाइज़ करने में। एंड 30 क्वेश्चन तो डेफिनेटली गारंटेड है। अभी CDS का पेपर हुआ, वहाँ पर भी हमारे यहाँ से ही आया है नोट्स के क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़। वन मोर चीज़ बतानी थी कि ओके कोई बात नहीं, भूल गया। नेक्स्ट, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं? दे आर लार्ज एक्सपल्शंस ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सन्स कोरोना। ये सन का जो आउटर लेयर होता है, सन्स का कोरोना करके, ओके, कोरोना वायरस आपको पता है, वो वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स थे उसको, इसलिए वो कोरोना ऐसे बोला जाता था। तो ये जो सन का आउटर लेयर है ना दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्लाज्मा या फिर हीट ऐसे एमिट होती है, उसको ही कोरोनल मास इजेक्शंस बोलते हैं। दे कैन इजेक्ट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोरोनल मटेरियल एंड कैरी एन एम्बेडेड मैग्नेटिक फील्ड। ये इजेक्शंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। द फास्टेस्ट इजेक्शंस, मान लीजिए सन ने कोई इजेक्ट कर लिया मटेरियल या फिर कोई सोलर स्टॉर्म आ रहा है पृथ्वी पर, तो बस 15 से 18 घंटे लगेंगे हमारे प्लैनेट पर उसको पहुंचने के लिए। एंड स्लोअर इजेक्शंस कैन टेक सेवरल डेज। एकदम फास्टेस्ट वाला जो इजेक्शन है उसको 15 से 18 घंटे लगेंगे पृथ्वी तक आने में, लेकिन जो स्मॉलेस्ट
या फिर स्लोअर इजेक्शंस होते हैं एकदम स्मॉल वाले, तो उनको कुछ दिन भी लग सकते हैं पृथ्वी पर आने के लिए। ओके, ये सोलार फ्लेयर का जो इवेंट होता है उसके इम्प्लीकेशंस मतलब क्या परिणाम होगा। ओके, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर सकता है, उससे क्या होगा, रेडियो ब्लैकआउट्स होगा, फिर पावर ग्रिड के फेलियर हो सकते हैं, स्टनिंग ऑरोराज। अभी यहाँ की रैंक 6 जिनिया ऑरोरा सरनेम था उनका, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवेज, तो ये ऑरोराज मतलब नॉर्थ पोल में जो आपको एक लाइट्स दिखती है ना वो एकदम, तो उसको ऑरोरा बोलते हैं, बहुत सारे लोग को पता है। ऑरोरा का फेनोमेनन अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करिए। कैन डैमेज, ये जो सोलार फ्लेयर का इवेंट है दोस्तों, इट कैन डैमेज सैटेलाइट सिस्टम्स। ओके, इट कैन अफेक्ट जीपीएस। बट दोस्तों जैसे अभी 2022 के PYQ या फिर 2024 का PYQ था, तो वहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आया था, ये इफ़ अ बिग सोलार फ्लेयर इवेंट 2024 का नहीं शायद 2022 का ही, तो वहाँ पर बोला था ये 2022 का ही, अगर एक बड़ा सोलार स्टॉर्म पृथ्वी पर आता है तो क्या क्या हो सकता है। तो एक ऑप्शन में था, ऑप्शन 2 में था शायद कि सुनामी आ सकते हैं। तो ये सोलार फ्लेयर से सुनामी वगैरह नहीं होता। सुनामी के लिए क्या होना होगा चाहिए कि अंडर वाटर एक्सप्लोजन तो होना चाहिए या फिर अर्थक्वेक होना चाहिए वो पानी के अंदर, तब जाकर ये सुनामी क्रिएट होगा। तो ये सोलार फ्लेयर्स की वजह से कोई सुनामी वगैरह नहीं होता। ओके, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो सोलार फ्लेयर्स है ना, ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता पृथ्वी के मतलब हमारे ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड एटमॉस्फेयर हमें शील्ड करता है। लेकिन अर्थ के बाहर एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको रिस्क है। सन की एक्टिविटी साइकिल जैसे मैंने अभी बताया कि 11 ईयर्स में एक बार ऐसा सोलर साइकिल रन करता है, एंड ड्यूरिंग दिस पीक ऑफ द साइकिल कॉल्ड सोलर मैक्सिमम देर आर फ्रीक्वेंट सोलर स्टॉर्म्स, इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ सन स्पॉट्स, कूलर रीजन्स। ये सन स्पॉट्स मतलब कूलर रीजन्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर एक फेनोमेना एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लीजिए ये सन है, ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, ये सन है हमारा, एंड यहाँ पर कूल स्पॉट्स मतलब कि मान लीजिए इतना ये स्पॉट है। ओके, अभी सन कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, मान लीजिए 100% एनर्जी वो एमिट कर रहा है। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कुछ एक दाग लगा दिया कुछ, या फिर कुछ लगा दिया उसको, तो ये 100% नहीं एमिट करेगा, ये 95% करेगा अभी, क्योंकि ये जो स्पॉट है ना ये एनर्जी बाहर जाने से रोक रहा है। फिर मैंने और एक स्पॉट बना दिया यहाँ पर, जैसे कि बल्ब के ऊपर हम कोई कुछ लगा देते हैं, कुछ स्टिक चिपका देते हैं, तो जब जितने ज़्यादा ये स्पॉट्स बनेंगे ना तब ये कम एनर्जी एमिट करेगा, एंड कम एनर्जी पृथ्वी तक आ रही है मतलब कूलर इफेक्ट आएगा ना, कूल वाला इफेक्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट नहीं है। ओके, तो सन स्पॉट्स जो जैसे मैंने बोला, तो दिस कॉजेज दिस कूलर रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉरी, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्लेन करने के इस चक्कर में थोड़ा स्टैमरिंग हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट। तो ये सन स्पॉट्स की वजह से क्या होता है दोस्तों कि कूलर रीजन्स ऑन द सन्स सरफेस, ये इसका इफेक्ट अर्थ के भी ऊपर होता है। सन्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग दिस साइकिल, ये 11 ईयर्स का जो साइकिल होता है सोलर मैक्सिम, इसके टाइम पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। स्पेस डेब्रिस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। न्यूज़ है कि स्टारलिंक हैज़ लॉस्ट 523 सैटेलाइट्स फ्रॉम 2020 टू 2024, द ईयर्स एसोसिएटेड विद द पीक सोलर साइकिल। मतलब स्टारलिंक जो एलॉन मस्क है शायद, ओके, तो इसने 523 सैटेलाइट्स लॉन्च किए इसमें 2020 और 24 में, 5 साल के टाइम में ही 523 सैटेलाइट्स इसने लॉन्च किए। मतलब सोलर मतलब बाहर के स्पेस में कितना डेब्रिस, कितना कचरा जमा हो गया देखो। एंड ये 2020 और 24 है ना दोस्तों, ये एग्जैक्टली सोलर साइकिल का टाइम है। ओके, सॉरी, समथिंग गिर गया यहाँ पर मेरे से। तो ये स्पेस डेब्रिस में दोस्तों क्या होता है कि इट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड स्पेस डेब्रिस। ये स्पेस डेब्रिस से पोल्यूशन होगा। ओके, स्पेस डेब्रिस इंक्लूड्स ऑल नॉन फंक्शनल मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फ्रैगमेंट्स, कोई सैटेलाइट का कुछ बना वो कचरा ऊपर का। आप गूगल पर जाइए, स्पेस डेब्रिस करके गूगल में डालेंगे, इमेज सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये स्पेस डेब्रिस से क्या होता है दोस्तों कि इट कैन डैमेज सैटेलाइट्स
disrupt communication and navigation systems, potentially endanger astronauts. ओके, एंड ये यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एडिशनली केसलर सिंड्रोम करके एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको हाईलाइट करिए आप. ये केसलर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों कि व्हेन स्पेस डेब्रिस कंट्रीब्यूट टू, मतलब एक ये केसलर सिंड्रोम एक थेरेटिकल सिनेरियो है जहाँ पर मान लीजिए एक कोई सैटेलाइट है, ओके, एंड और एक सैटेलाइट, ये S1 सैटेलाइट है और S2 करके एक सैटेलाइट है. अभी ये स्पेस में है, मतलब कुछ किसी का अगर इसका मोशन है तो ये यहाँ से आ गए, ये यहाँ से आ गए, तो ये दोनों का कोलिजन होगा. ओके, कोलिजन से क्या होगा, और ज़्यादा टुकड़े होंगे. तो कोलिजन्स जनरेट मोर डेब्रिस मेकिंग सर्टन ऑर्बिट्स अनयूजेबल. लिटरली किसी इतने ज़्यादा ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑर्बिट में वो जमा रह रहा है. ओके, तो इसलिए ऐसे ये केसलर सिंड्रोम मतलब बस इतना सिंपल है कि एक थोड़ा स्पेस डेब्रिस से वो कोलिजन से बहुत ज़्यादा स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो रहा है. ब्राउन डॉर्फ करके एक नेक्स्ट करंट अफेयर्स है. दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट फॉर्म लाइक स्टार्स फ्रॉम कोलैप्सिंग गैस एंड डस्ट but lack enough mass for sustained hydrogen fusion. Thus, they are often known as failed stars. They have atmosphere similar to giant planets जैसे कि जुपिटर के ऊपर. एंड इसमें मेजर डिफरेंस मतलब ब्राउन डॉर्फ्स एंड प्लैनेट्स में ऐसा होता है कि मास का डिफरेंस होता है. जैसे कि वहाँ पर ऑकरेंस ऑफ ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन इन ब्राउन डॉर्फ्स. ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी. सुपर अर्थ करके एक और एक करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए. सुपर अर्थ, दे आर टाइप ऑफ एक्सो प्लैनेट्स आउटसाइड सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स है, ये 7-8 प्लैनेट्स हैं. तो इसके बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं उसको एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं. एंड मतलब सेम ये सुपर अर्थ के बारे में, द नेम रेफर्स ओनली टू द साइज एंड मास एंड नॉट टू द अर्थ लाइक फीचर्स. बस अर्थ जैसा साइज एंड शेप. ओके, दे आर लार्जर दैन अर्थ अप टू ट्वाइस एज साइज. मतलब अर्थ इतना है तो वो इतना हो सकता है. एंड मोर मैसिव अप टू 10 times अर्थ्स मास बट लाइटर दैन नेपच्यून. ये लाइटर दैन नेपच्यून, ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों. सुपर अर्थ मतलब लाइटर दैन नेपच्यून. नेपच्यून से अगर वो ज़्यादा हैवी है या फिर ज़्यादा बड़ा है तब जाकर वो उसको सुपर अर्थ वगैरह नहीं बोल सकते, लेकिन नेपच्यून के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली कंपेयर किया गया. ओके, द लार्जर वंस आर समटाइम्स कॉल्ड सब नेपच्यून्स और मिनी नेपच्यून्स. दैट्स इट, इतना ही है. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स. इसको जॉइंटली लॉन्च किया था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी. इट ऑर्बिट्स द सन 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. जैसे हमने उस डायग्राम में बताया था कि सन एंड अर्थ के बीच में जो पॉइंट है उसको L1 बोलते हैं, लेकिन अर्थ के अवे मतलब L2 पॉइंट में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा गया है. ओके, सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट में. इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, टू स्टडी एवरी फेज इन हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स ranging from the first luminous glows after the Big Bang to the formation of solar systems. सनबर्ड करके आगे करंट अफेयर्स है. ये क्या है दोस्तों कि अ न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रॉकेट बीइंग डेवलप्ड बाय पल्सर फ्यूजन यूके का एंड प्रिंसटन सैटेलाइट सिस्टम यूएसए का. प्रिंसटन कॉलेज करके एक यूएसए की पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. तो ओके, तो इन दोनों ने मिलकर ये इसको डेवलप किया है, सन न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रॉकेट. ये बड़ी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि न्यूक्लियर का फ्यूजन भी नहीं, फ्यूजन जो बस सन के ऊपर होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, या फिर इसको अचीव करने के लिए 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है. तो ये फ्यूजन हासिल करके रॉकेट बनाना, तो ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी. एंड इसमें हीलियम-3 एंड ड्यूटेरियम जैसे मतलब चीज़ें यूज़ की जाती है, फ्यूल फॉर पावर डुअल डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव टेक्नोलॉजी. एंड नेक्स्ट करंट अफेयर्स है यहाँ पर विक्रम-1 करके. विक्रम-1 मतलब वही है कि प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड विक्रम-1 विच इज़ इंडियाज़ न्यू प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल. ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल विक्रम-1, इतना ही है. ओके, एंड पहले लास्ट के लेक्चर में शायद हमने डिस्कस किया था, फिर इसी लेक्चर में विक्रम-3201 क्या है, आपकी रिविजन या फिर रिकॉलिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ. ये क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना. इसका डेवलपर कौन है विक्रम-1 का, स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप हैदराबाद का. इसका पर्पज़ था कि टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट या फिर स्मॉल सैटेलाइट ऑर्बिट. इट इज़ डिज़ाइंड स्मॉल सैटेलाइट नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स है ना, यहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए विक्रम-1 ये
ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल को प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है। इसको किसने डेवलप किया है? स्काईरूट एरोस्पेस स्टार्टअप हैदराबाद में। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू सर्व स्मॉल सैटेलाइट्स एंड राइड शेयर मिशंस। इसका जो प्रोपल्शन है, ये 4 स्टेज का रॉकेट होने वाला है, जिसमें पहले 3 स्टेज है। वहाँ पर सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स होंगे एंड फाइनल स्टेज जो होगा वहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट रामन इंजन यूज़ किया जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि द रॉकेट यूजेस एन ऑल कार्बन फाइबर बॉडी। कार्बन फाइबर बॉडी है मतलब लाइट वेट होगा। ओके, अभी की लैम्बोर्गिनी, फरारी, कोई सिक्स अगेरा ऐसे जो कार्स होते तो वहाँ पर किसी व्हीकल का वेट कम करने के लिए, वेट क्यों कम करना? क्योंकि स्पीड ज़्यादा बढ़ानी। जितना वेट ज़्यादा रहेगा वो इतना कम एफिशिएंट रहेगा। जैसे कि मारुति एंड टाटा की कार्स में ऐसा होता है कि टाटा की कार्स कुछ हैवी होती है एंड वो एवरेज कम देती है, लेकिन मारुति की थोड़ी लाइट वेट होती है इसलिए एवरेज ज़्यादा देती है। तो अगर स्ट्रेंथ भी उतनी बनाए रखनी है एंड लाइट वेट भी बनाना है तब जाकर ये कार्बन फाइबर की बॉडी यूज़ करते हैं। इसमें इसका जो फीचर है दोस्तों कि 3D प्रिंटेड इंजन है, एमिंग फॉर लाइट वेट डिज़ाइंस। ओके, हिपैटिटिस करके यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो गया। ओके, हिपैटिटिस ये क्या है? रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड हिपैटिटिस डी एज कैंसर कॉजिंग लाइक हिपैटिटिस बी एंड सी। ओके, hepatitis D is an incompetent virus that requires hepatitis B virus for replication। मतलब hepatitis D जो है दोस्तों it is very incompetent। इसको होने के लिए पहले hepatitis B का होना वायरस का रिक्वायर्ड है। ओके, that means hepatitis D only affects people who already have a hepatitis B। ओके, पहले hepatitis B होना चाहिए तब जाकर hepatitis D हो सकता है। जैसे कि आपको कैसा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर होने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ था। एंड आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर होना है तो आपको पहले OECD का भी मेंबर होना चाहिए, ऐसा करके कुछ चीज़ है। मैं आपको IR के करंट अफेयर्स जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊँगा। IR का करंट अफेयर्स आपको चाहिए या फिर अदर सब्जेक्ट्स का भी अगर चाहिए तो आप कॉमेंट में सेपरेट करिए। किसी ने कॉमेंट करिए, उसको बस लाइक नहीं करना है, आपकी खुद की अपनी कॉमेंट आपको रखनी है, क्योंकि हमें कमेंट का भी नंबर बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा कमेंट उतना वीडियो के लिए अच्छा है, उतना मैं ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगा, डोंट वरी। एंड लाइक तो करना है, 500 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो का। अबाउट हेपेटाइटिस वायरस, वायरल हेपेटाइटिस उसके टाइप्स है, 5 टाइप्स है, ABCDE आर मेजर कॉजेज ऑफ और इन्फेक्ट एक्यूट लिवर इन्फेक्शन। ये हेपेटाइटिस क्या होता है? लिवर इन्फेक्ट होता है। हाउएवर ओनली हेपेटाइटिस B-C-D कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शंस विथ हायर रिस्क ऑफ लिवर सिरोसिस, फेलियर और कैंसर। ओके, देर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस C वायरस। ओके, ये चीज़ ध्यान रखने की, हेपेटाइटिस C का जो टाइप है ना उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेपेटाइटिस D। हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है, मतलब अभी जैसे हमने बोला कि हेपेटाइटिस D होने के लिए B होना चाहिए, तो हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस D के लिए भी काम करेगा, मतलब वो प्रोटेक्ट करेगा। हैवीशोर करके जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है, हैवीशोर। ओके, एमपॉक्स, मंकी पॉक्स क्या है? ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है उन्होंने बोला है कि मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका इज़ नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। मतलब अच्छी बात है। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो टाइप है दोस्तों, ये वायरल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक मतलब कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसको जूनोटिक बोलते हैं। एंड ये किससे स्प्रेड होता है? मंकी पॉक्स वायरस से। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल, एनिमल्स या फिर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसान में, लेकिन इंसान टू इंसान भी हो सकता है। ओके, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? फीवर, बुखार आना, हेडेक, फटीग, मसल एचेस, सॉलन लिम्फ नोड्स, ये इसके सिम्टम्स है। ग्लोबल कंसर्न दोस्तों की इट इज़ डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO एंड देर इज़ नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। लेकिन इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट ये हुआ है या फिर नहीं है, ये जांच करने के लिए इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको RT-PCR टेस्ट भी बोलते हैं। ये पहले आपने कब सुना या फिर कब आपने पहले इसको सुना या RT-PCR टेस्ट का? आप कमेंट में बताइए मुझे, पहले कभी सुना है क्या RT-PCR? नेक्स्ट करंट अफेयर्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड HPV टेस्ट किट्स फॉर सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग वैलिडेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंडिजिनसली डेवलप्ड HPV किट टेस्ट किट्स फॉर सर्विकल कैंसर। अभी HPV क्या होता है?
अ कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच कैन अफेक्ट स्किन, जेनिटल एरिया एंड थ्रोट। ओके, इन मोस्ट केसेस क्या होता है दोस्तों कि इम्यून सिस्टम क्लियर्स HPV फ्रॉम द बॉडी जनरली, बट कई बार क्या होता है कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन विथ हाई रिस्क HPV कैन कॉज एबनॉर्मल सेल्स टू डेवलप विच कैन गो ऑन बिकम कैंसर, विच कैन, यहाँ पर दोस्तों एक टू डेवलप कैंसर या फिर ट्यूमर करके एक चीज़ ऐड कर दीजिए, कैन कॉज एबनॉर्मल सेल्स टू डेवलप कैंसर या फिर ट्यूमर विच कैन गो ऑन टू बिकम कैंसर। ओके, सर्विकल कैंसर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है। इसकी ट्रीटमेंट दोस्तों, देर इज़ नो करंटली ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस HPV वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ mRNA वैक्सीन नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। एक तो ये mRNA वैक्सीन जो होते हैं मैसेंजर RNA, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी वैक्सीन जो होती है इसका बेनिफिट्स क्या है? एक तो ये रैपिड डेवलपमेंट होती है, बहुत फास्टली इसको बनाया जा सकता है। जैसे ही हमें वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस के बारे में पता चलता है तब हम इसको आराम से, हम मतलब साइंटिस्ट, हम थोड़ी बैठेंगे इसको बनाने। रैपिड डेवलपमेंट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, दे स्टिमुलेट बोथ एंटीबॉडी एंड T सेल इम्यूनिटी फॉर कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन। ओके, ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मतलब T सेल की इम्यूनिटी के लिए बहुत कॉम्प्रहेंसिवली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है mRNA। यहाँ पर कोई लाइव वायरस की ज़रूरत नहीं होती, नो लाइव वायरस इज नीडेड। इससे क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉजिंग डिसीज वाइल मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस। दैट्स इट। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन रेफर्स टू प्रोडक्ट्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर पर्टिकुलर इंडिकेटर्स। ओके, मतलब एक ही गोली में 2-3 दवा का मतलब क्या करना है, इसको मिक्स करके एक ही गोली ऐसी इफेक्टिव बनाने की 3-4 बीमारी के लिए काम करेगा, जैसे कि खांसी के लिए, सर्दी के लिए, हेडेक के लिए, बुखार के लिए एक ही गोली ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डोज क्या कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ओके, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इट इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम या फिर इंजेक्टेबल दैट प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड इफेक्ट। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ये सबसे ज़्यादा चाइना से आता है। इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, API। ओके, तो ये API बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए। एंड ड्रग मतलब बस खाने की गोली नहीं, वो इंजेक्शन भी हो सकता है या फिर क्रीम हो सकती है या फिर कैप्सूल भी हो सकता है। ओके, वाई FDC ड्रग्स आर प्रेफर्ड? FDC मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स आर क्यों प्रेफर किए जाते हैं? क्योंकि इसके थेराप्टिक्स आउटकम्स ज़्यादा अच्छे हैं, इसका पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा है, जैसे कि रिड्यूस्ड पिल बर्डन। पहले क्या होता था कि 20 साल पहले मान लीजिए किसी इंसान को HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, तो उसको दिन की 10-15 गोलियाँ खानी पड़ती थी। ओके, एंड वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती थी। ओके, लेकिन अभी ऐसा है कि HIV की बस रोज़ आपको एक गोली खानी है। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा HIV के बारे में, तो दिन का बस एक गोली खाना है। ART ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको बोला जाता है। एंड आज ऐसा सिचुएशन है कि किसी इंसान को HIV है एंड वो अगर इफेक्टिव ART ट्रीटमेंट पर है तो उसकी जान को कोई इतनी खतरा नहीं है, इतनी मतलब है ही नहीं। नॉर्मल इंसान जितना जीता है उतना ही वो भी जीता है, बस उसको एक दिन के फिक्स टाइम पर उसको एक गोली खानी है एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। तो जो वो एक गोली खाता है उसको फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ड्रग FDC, जो FCD FDC जो भी है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। रिड्यूस्ड पिल बर्डन की इसलिए मैंने बताया आपको। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ थेरेपी बिकॉज कंबाइंड प्रोडक्ट्स में लोअर कॉस्ट कंपेयर टू परचेसिंग मल्टीपल इंडिविजुअल ड्रग्स। ओके, फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये इसका श्रेष्ठ इनिशिएटिव करके एक चीज़ है दोस्तों, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, और नेशनल इनिशिएटिव टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। ये बस ड्रग का जो रेगुलेटरी सिस्टम है इसको जांच करने के लिए, फिर स्ट्रेंथन करने के लिए श्रेष्ठ इनिशिएटिव बनाया। इट एम्स टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वैक्सीन्स एंड इट्स टाइप्स। वैसे वैक्सीन्स की 3 मेजर टाइप्स है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है, इट कंटेन्स वीकेंड लाइव पैथोजेंस, वाइल लाइव वायरस होता है दोस्तों वहाँ पर, फ्रॉम बैक्टीरिया या फिर वायरस। मीजल, मम्स एंड रूबेला, MMR जैसे बोलते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए ये लाइव वैक्सीन्स यूज की जाती है। फिर सेकंड है इनएक्टिवेटेड या फिर डेड वैक्सीन्स, इट यूजेस डीएक्टिवेटेड लाइव पैथोजेंस, डीएक्टिवेटेड मरे हुए पैथोजेंस उसमें होते हैं, विदाउट कॉजिंग डिसीज। ओके, पोलियो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा इसके एग्जाम्पल है। फिर सब यूनिट या फिर असेल्युलर वैक्सीन्स, जहाँ पर कंटेन्स प्रोटीन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ बैक्टीरिया या फिर वायरस, बस नॉर्मल। एंड फिर सब यूनिट जो हमने थर्ड टाइप पढ़ा, उसमें और
3 टाइप के हैं, ओके। टॉक्सॉइड वैक्सीन करके एक चीज़ होती है जिसमें यूजेस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स टू टारगेट द टॉक्सिक एक्टिविटी क्रिएटेड बाय बैक्टीरिया रैदर दैन टारगेटिंग द बैक्टीरिया इटसेल्फ। टॉक्सॉइड वैक्सीन में ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया ने गंदा काम किया है तो उस काम को मिटाना, ना कि बैक्टीरिया को मिटाना। जैसे कि डिप्थेरिया वैक्सीन होते हैं उसका। फिर कॉन्जुगेट करके एक वैक्सीन होती है, उसमें क्या होता है कि इट यूजेस 2 स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ पैथोजन टू एनहांस इम्यून रिस्पॉन्स। ज़ाइवैक टीसीवी एंड जो इंडिजिनसली डिजाइंड टाइफॉइड वैक्सीन है वो कॉन्जुगेट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट करके एक वैक्सीन होती है, इसमें स्मॉल पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियम एंड और वायरस इज नीडेड। एंड देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एग्जाम्पल है, एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का ही टाइप है, ओके। और एक चीज़ है डीएनए या फिर आरएनए वैक्सीन करके, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ह्यूमन सेल्स। एचआईवी की वैक्सीन, इसको डीएनए आरएनए वैक्सीन बोला जाता है। एचआईवी की वैक्सीन का नाम क्या है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, ओके। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्चुअली दिस ईयर इट वाज अ बिग न्यूज़। एल से स्टार्ट होता है वैक्सीन, ओके, नाम, वो वैक्सीन का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। फिर नेक्स्ट है एडफैल्सीवैक्स वैक्सीन करके। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है फॉर द प्राइवेट फर्म्स टू प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज, ये वर्ड ध्यान रखना है, मल्टी स्टेज वैक्सीन। मल्टी स्टेज क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये मलेरिया का वैक्सीन है दोस्तों, एंड जो मलेरिया का वो जो जैसे मलेरिया होता है वो मच्छर से, तो वो मच्छर मल्टी स्टेज से पास करता है, वो लार्वा एंड वो जब जैसे पैदा होता है तो मल्टी स्टेज में उसकी ग्रोथ होती है। एडफैल्सीवैक्स ये नाम है वैक्सीन का। दिस वैक्सीन इज डेवलप्ड थ्रू ICMRs, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अबाउट एडफैल्सीवैक्स, ये जो वैक्सीन है ये डुअल स्टेज टारगेटिंग ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज़ है। अनलाइक एग्जिस्टिंग वैक्सीन जैसे कि RTS या फिर SAS01 मॉस्क्यूरिक्स एंड R21 मैट्रिक्स, ये जो मलेरिया की वैक्सीन थी पहले डेडलीस्ट, तो इससे भी अच्छा डुअल स्टेज का वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन? एडफैल्सीवैक्स दैट टारगेट्स। अभी जो पहले ये 3 वैक्सीन जो है ना दोस्तों, राइट, अभी मैं इसको ग्रीन से देखता हूँ, तो ये जो वैक्सीन थी तो ये बस ये जो मलेरिया जो मच्छर है ना उसको, इसका बस ओनली 1 स्टेज टारगेट करता था, लेकिन एडफैल्सीवैक्स इट टारगेट्स 2 क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट लाइफ साइकिल। जैसे कि लीवर स्टेज होता है, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एंड फिर ट्रांसमिशन का एक स्टेज होता है, सेक्सुअल स्टेज, तो इसको भी टारगेट करता है। Recombinant chimeric vaccine refers to vaccines that combines antigens from different stages of parasite's life cycle into single immunogen. Recombinant chimeric vaccine जो मल्टी स्टेज के लिए यूज किया जाता है। About malaria, ये मलेरिया क्या है? It is life threatening disease है, caused by plasmodium parasites, and malaria mostly spreads to people through bites of some infected female Anopheles mosquitoes. Female ये वर्ड ध्यान रखना है, मलेरिया फीमेल मच्छरों से होता है, ओके। 5 प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है मलेरिया में, स्पीशीज़ कॉज मलेरिया इन ह्यूमन्स, ओके। तो ये प्लाज्मोडियम कौन सी स्पीशीज़ है? P फैल्सीपैरम, P वाइवैक्स, P बैलेरिया, P ओवल एंड P नॉलेसी, ये करके P फॉर प्लाज्मोडियम, ऐसे ये P वाला जो है ना ये प्लाज्मोडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है कौन सी? मलेरिया की, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ओके, इसकी वजह से ये मलेरिया होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ओके, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं दोस्तों, एंड इसका बस एक पार्ट और आएगा साइंस एंड टेक का, ये सेकंड पार्ट था। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अभी के 2025 के प्रीलिम्स में पूछा था, ओके। तो हम देखते हैं, अभी शायद ये कुछ 1.5 घंटे के ऊपर ये लेक्चर चला गया, तो ज़रूर इसको लाइक करिए। 500 लाइक्स का ही टारगेट है इस भी वीडियो का, ओके। आपको नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर मिलेगा 500 लेक्चर्स होते ही, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।